हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ जीएस सेंटर। आज का हमारा ये वीडियो जो है वो भारतीय संविधान के जुडिशरी वाले सेक्शन से संबंधित है। जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 5 में देखा था कि केंद्र सरकार के 3 अंग हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक उसी प्रकार से राज्य स्तर पे स्टेट गवर्नमेंट के भी 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जब हम उससे और नीचे आते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अगर आए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं, मतलब वहाँ भी जुडिशरी है। अगर पंचायत स्तर पर आए तो वहाँ भी न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट है अपने इंडिया में। तो ये पूरी जो जुडिशरी की स्ट्रक्चर है उसको आज के क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट किया जाए, जिसका नाम है जुडिशरी इन इंडिया, भारत में न्यायपालिका। अच्छा, एक बात और आप लोग जान लें कि ये जो क्लास है जुडिशरी इन इंडिया, इसका ये वॉल्यूम 1 है। इसका एक वीडियो और बनेगा जो वॉल्यूम 2 होगा। वॉल्यूम 1 में हमने इसके कंसेप्चुअल जो पार्ट है उसको यहाँ पर इकट्ठा किया है। वॉल्यूम 2 में इसका फैक्चुअल पार्ट जो है, जो वस्तुनिष्ठ इसका भाग है, उसे हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो अभी हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो जुडिशरी इन इंडिया का कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, वॉल्यूम 1 है। स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, फेसबुक लिंक भी दिया हुआ है और टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप अगर चाहें तो उससे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे डेली क्विज करवाए जाते हैं 25-25 सवालों के, अलग अलग विषयों के। पर डे 50 क्वेश्चन जो है वो क्विज के रूप में आपको दिए जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू जुडिशरी ऑफ इंडिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 3 मेजर ब्रांचेस। भारत सरकार के 3 मुख्य अंग हैं, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, जो आपको स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगर और आगे आया जाए तो जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी। भारत में न्यायपालिका जो है वह एक स्वायत्त संस्था है एंड इज डिफरेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। Judiciary operates in such a way that it keeps both the executive and legislative in their mandate role. The main function is to deliver justice to the people. न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? जनता को न्याय उपलब्ध करवाना इसका मुख्य कार्य है। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो संरचना है उसके 3 अंग, जैसा कि अभी हमने ऊपर में देखा, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है विधायन करना, कानूनों को बनाना। कार्यपालिका का काम है उस बनाए गए कानून को लागू करवाना, उसको एग्जीक्यूट करवाना। और न्यायपालिका का कार्य है कि अगर कानून मानने से कोई इनकार करता है, कानून का उल्लंघन करता है, तो उसको सजा देना, दंड देना। या अगर किसी व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय उपलब्ध करवाना न्यायपालिका का कार्य है। इंडियन जुडिशियरी इनहेरिटेड इट्स लीगल सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश रहा है और भारतीय न्यायपालिका का जो विकास है वो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो है वहीं से उसका विकास स्टार्ट होता है। द सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स हैव बीन अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट 1935 इन्फोर्सेस बोथ सेंट्रल लॉज एज वेल एज स्टेट लॉज। देखिए, भारत के संविधान में विभिन्न स्रोतों के बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में चर्चा की है कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीज़ें किस किस देश के संविधान से ली गई हैं। उसके लिए एक इंडिपेंडेंट अलग से वीडियो बना हुआ है जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ इंडिया। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको एक बार देख लें। तो सोर्सेज ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा था कि भारत में जुडिशरी का जो स्ट्रक्चर है, न्यायपालिका की जो संरचना है, ये हमने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहने का मतलब है भारत सरकार अधिनियम 1935 से हमने जुडिशरी का स्ट्रक्चर अडॉप्ट किया है। आइए देखते हैं भारत में जुडिशरी का स्ट्रक्चर कैसा है, संरचना कैसी है। स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारत में न्यायपालिका की संरचना। जैसा कि लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टैब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। एकीकृत न्यायपालिका है, इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है इंडिया में, जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। कई बार यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है, तो जवाब क्या होगा? इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है या एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके 3 स्तर हैं। कौन कौन स्तर हैं देखते हैं। नंबर 1 में है
सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय जो भाग 5 में है, अनुच्छेद 134 से लेकर 24 से लेकर के 147 तक, फ्रॉम 124 टू 147। दूसरा जो इसका स्तर आता है वो है हाई कोर्ट का उच्च न्यायालय जो भाग 6 में है और आर्टिकल 214 से 231 के बीच में है। तीसरा जो इसका हिस्सा आता है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालयों का जो भाग 6 का ही हिस्सा है, बट आर्टिकल्स 233 से 237 तक हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि भारत में जो है एकीकृत न्यायपालिका है जिसके 3 स्तर हैं, एक सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट्स हैं और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अब जैसे यहाँ पर हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट द एपेक्स कोर्ट इन इंडिया एट न्यू दिल्ली, फिर हाई कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट एट द स्टेट एंड यूटी लेवल, देयर आर, अच्छा यहाँ 24 लिखा हुआ है, अब एक ज़्यादा हो गया है और 25 आप समझेंगे यहाँ पर, ये इस चीज़ को अब 25 समझेंगे। देयर आर 25 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, ऑलमोस्ट 1 फॉर एवरी स्टेट एंड यूटी। उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स आते हैं ना, जिला और सत्र जिसको न्यायालय कहा जाता है, जनरली 1 इन एवरी डिस्ट्रिक्ट और मेट्रोपॉलिटन एरिया। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से फिर अगर हम नीचे आए तो वहाँ पर सिविल कोर्ट और मेट्रोपॉलिटन कोर्ट आते हैं जिसमें सिविल जज और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लोग बैठा करते हैं। एक एक करके हम सबके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे स्टार्टिंग में सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। अब जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज इनॉग्रेटेड ऑन 28 जनवरी 1950। ये अपने आप में एक सवाल है, इसको जरूर याद रखें। भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना या उद्घाटन इसको कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनॉग्रेटेड, उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। इट सक्सीडेड द फेडरल कोर्ट, it succeeded the Federal Court of India which was established under the Government of India Act 1935। सुप्रीम कोर्ट जो था वो, देखिए आप इसको ऐसे याद रखें कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में दिल्ली में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी जिसका नाम उस समय फेडरल कोर्ट रखा गया था या संघीय न्यायालय नाम रखा गया था। इसी संघीय न्यायालय को आज़ादी के बाद जब भारत गणतंत्र हो गया उसके बाद इसको सुप्रीम कोर्ट नाम दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के रूप में उसके बाद से इसको, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जिस संघीय न्यायालय या फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी दिल्ली में, तो आज़ादी के बाद 1950 में उसी न्यायालय का नाम बदलकर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कर दिया गया और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट कर दिया गया, जिसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ। आगे अगर देखें तो द सुप्रीम कोर्ट रिप्लेस द ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है उसने क्या किया है, अंग्रेजों की, ब्रिटिश की जो प्रिवी काउंसिल थी जो फैसले लेती थी उसको रिप्लेस किया इसने। मोर ओवर आर्टिकल 124 to 147 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, पावर्स, प्रोसीजर्स एक्सेट्रा ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या, कंपोजिशन संरचना, अपॉइंटमेंट मतलब उसमें नियुक्तियां, पावर्स मतलब शक्तियां और प्रोसीजर्स मतलब उसमें जो कार्य होते हैं उसके क्या प्रोसीडिंग्स हैं, वो सब आर्टिकल 124 से लेकर के 147 के बीच में डिस्क्राइब की गई हैं। इट इज फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको जरूर याद रखें। सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल इंटरप्रेटर एंड गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ग्रांटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन। सर्वोच्च न्यायालय भारत में कानून का अंतिम विनियमन करता है, संविधान का संरक्षक है तथा जनता के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। द सुप्रीम कोर्ट इज सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ इंडिया, इट मींस दिल्ली। अब है कंपोजिशन, संरचना। सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में चर्चा करना है। क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ 33 जजेस, 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, वर्तमान संख्या यही है। 33 जज हैं जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है एंड अ चीफ जस्टिस, और मुख्य न्यायाधीश को लेकर के 33 जज हैं, मतलब 32+1 है। यहाँ पर जैसे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे 32+1 है। एक बात और है, ओरिजिनली द स्ट्रेंथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वाज 8 इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1935 में एक फेडरल कोर्ट के रूप में, उस समय इसमें न्यायाधीशों की संख्या कुल 8 थी जिसमें 7 जज और एक मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। अब हम आगे देखने वाले हैं योग्यता, क्वालिफिकेशंस। अ सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट एक्सीडिंग 65 ईयर एज एज पर आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हु हैज बीन
अ जज ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर फॉर एटलीस्ट 5 years। और भी आगे योग्यताएं हैं, एक एक करके हम देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ए सिटीजन ऑफ इंडिया नॉट एक्सीडिंग 65 years एज। कहने का मतलब अधिकतम उम्र कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष। 65 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति ही जो है वो जज के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 124 में दिया गया है ना। और क्या योग्यताएं होनी चाहिए? अ जज ऑफ वन हाई कोर्ट और मोर कंटिन्यूअसली फॉर एटलीस्ट 5 years। कोई भी व्यक्ति जो कम से कम 5 वर्षों तक किसी एक उच्च न्यायालय का या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का लगातार 5 वर्षों तक जज के रूप में कार्य किया हो, जज के रूप में कार्य करने का उसको अनुभव हो, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज भी बनाया जा सकता है। एक दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है देखते हैं। एन एडवोकेट देयर फॉर एटलीस्ट 10 years। किसी भी उच्च न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति लगातार 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य कर चुका है तो उसे भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। थर्ड क्या है? अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट इज एलिजिबल टू बी रिकमेंड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अगर इन दोनों उपर्युक्त दो जो योग्यताएं हमने देखी कि 5 वर्ष तक आपको उच्च न्यायालय में जज के रूप में कार्य करने का अनुभव हो या 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य करने का अनुभव हो, इन दो में से अगर ये दोनों कुछ भी आपके पास नहीं है तो एक तीसरा विकल्प भी है, और वो ये कि वह व्यक्ति राष्ट्रपति की निगाह में कानून और विधि का विशेषज्ञ व्यक्ति हो, तो उसे भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। वही बात आगे हिंदी में लिखी हुई है। आगे हम चलते हैं अपॉइंटमेंट के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। देखिए, एक बात याद रखने वाली है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, इन दोनों के जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम से होती है। कॉलेजियम सिस्टम कहने का तात्पर्य है कि जजों की एक कमेटी होती है जो राष्ट्रपति को रिकमेंड करती है कि इस व्यक्ति को जज बनाया जाए। अब उसमें क्या है, तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट थ्रू कॉलेजियम सिस्टम। The Chief Justice is appointed by the President and other judges of Supreme Court are appointed by the President with the consultation of Chief Justice। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से संपर्क किया जाता है, उनकी राय मांगी जाती है। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनकी सहमति लेते हैं, उनकी राय लेते हैं। ठीक, जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है और मुख्य न्यायाधीश की जो सलाह है उसको मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य भी है। आगे चलते हैं, अब रिमूवल देखते हैं, निष्कासन कैसे किया जाए। तो दे आर रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। द रिमूवल ऑर्डर इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट only after an address by the parliament। तो जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ है, रिमूव्ड बाय एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा इनको पद से निष्कासित किया जा सकता है। लेकिन द रिमूवल ऑर्डर जो है, द रिमूवल ऑर्डर इज प्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट ओनली आफ्टर एड्रेस बाय द पार्लियामेंट। उस रिमूवल ऑर्डर पर संसद में चर्चा और मतदान होगा, वहां से पारित करवाने के बाद उसे राष्ट्रपति के समक्ष उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और सहमति मिलने के बाद जज को उसके पद से निष्कासित कर दिया जाता है। अब रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय इम्पीचमेंट इज रेगुलेटेड बाय द जजेस इंक्वायरी एक्ट। जजेस इंक्वायरी एक्ट एक कानून है जिस कानून में इम्पीचमेंट की प्रक्रिया बताई हुई है। जजों को हटाने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है उस प्रक्रिया को मुख्यतः हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं या महाभियोग कहा जाता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज को उसके पद से निष्कासित किया जा सकता है। द रिमूवल मोशन इज साइंड बाय 100 मेंबर्स इन द केस ऑफ लोकसभा एंड 50 मेंबर्स इन द केस ऑफ राज्यसभा। रिमूवल के लिए जो भी रेजोल्यूशन आएगा संसद में, जो प्रस्ताव आएगा, अगर वो लोकसभा में आता है तो वहां के कम से कम 100 सदस्यों की
और अगर वो राज्यसभा में आता है तो वहां के कम से कम 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, लिखित सहमति अनिवार्य है एक्चुअली। ठीक है, आगे चलते हैं, जजों के कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। देयर इज नो फिक्स्ड टेन्योर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं है। सम प्रोविजंस हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच द जज होल्ड ऑफिस अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर्स। देखिए, संविधान में जजों के लिए कोई कार्यकाल फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन कुछ प्रावधानों के अनुसार यह पता चलता है कि उनकी अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु जो है वो 65 वर्ष की है। मतलब 65 वर्ष की उम्र तक कोई भी व्यक्ति जज के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में कार्य कर सकता है। He has to resign his office by writing to the president or he can be removed by president by an order of parliament। दो प्रक्रियाओं से उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। एक प्रक्रिया तो यह है कि वो खुद ही स्वलिखित इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दे, अपना रेजिग्नेशन सौंप दे, और दूसरा है ऑर्डर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है। तो या तो वो खुद रिजाइन कर दें या फिर उनको महाभियोग लगा करके उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजों के सैलरीज और अदर अलाउंसेस की, वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं की। तो वेतन आपको याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका वेतन है 2.8 लाख पर मंथ, मतलब इसको ऐसे कह लें 2,80,000 रुपये महीना मिलता है वेतन। वेतन के अलावा उनको बहुत सारे अदर अलाउंसेस मिलते हैं, है ना, फ्री एकोमोडेशन और कई अन्य सुविधाएं मिलती हैं। और ये जरूर याद रखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि से जाता है, मतलब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जाता है, याद रखना जरूरी है। अब हम आगे आते हैं और देखते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधिकार। तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एक्सटेंसिव ज्यूरिडिक्शन पावर टू सुप्रीम कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। इन निम्न बातों में उसको हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए क्या क्या है। नंबर 1 की अगर बात करें तो वो है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मूल न्यायाधिकार। मूल न्यायाधिकार क्या है सुप्रीम कोर्ट का? तो जब आप किताब में देखते हैं तो उसमें 3 अलग अलग पॉइंट्स लिखे रहते हैं, हम लोग उसको इस प्रकार बोल लेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का मूल न्यायाधिकार है कि भारत के अंदर किसी भी दो सरकारों के बीच अगर कोई तनाव है, कोई विवाद का मुद्दा उठता है, तो उसका समाधान करना सुप्रीम कोर्ट का कार्य है। कोई भी दो सरकारें कौन कौन सी हो सकती हैं? या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कोई विवादास्पद मुद्दा है, या दो राज्य सरकारों के बीच कोई विवादास्पद मुद्दा है, या एक तरफ केंद्र सरकार एवं कुछ राज्य सरकारें और दूसरी तरफ अन्य राज्य सरकारों के बीच कोई विवाद का मुद्दा है। इन तीनों प्रकार के मुद्दों को सुलझाना सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, मूल न्यायाधिकार है। दूसरी जो बात है वो है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का तात्पर्य है अभिलेख न्यायालय, और अभिलेख न्यायालय से हमें समझ में ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट के सारे फैसलों को रिकॉर्ड बना करके रखना अनिवार्य होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट उससे निम्न अदालतों के लिए, राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय जो अदालतें हैं, उन सभी अदालतों के लिए गाइडलाइन का काम करता है। वे अपने यहाँ फैसलों को देते समय, फैसले सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन जो है उसका पालन करते हैं। यह अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है। एक और तात्पर्य इसमें यह है अभिलेख न्यायालय का कि सुप्रीम कोर्ट को अपनी अवज्ञा के लिए पनिशमेंट करने का अधिकार है, सजा देने का अधिकार है। अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट की मानहानि की या आदेश का उल्लंघन किया है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे दंडित कर सकता है, आर्थिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। इसमें तीसरा पॉइंट जो है वो है अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, अपीलीय न्यायाधिकार। अपीलीय न्यायाधिकार का तात्पर्य बेहद ही आसान है। कोई भी व्यक्ति निम्न अदालतों से अपील के जरिए अपील करते करते ऊपर सर्वोच्च न्यायालय तक आ सकता है, और सर्वोच्च न्यायालय को अपील सुनने का अधिकार है, जिसको हम लोग अपीलेट ज्यूरिडिक्शन के नाम से जानते हैं। आगे जो है वो है रिट ज्यूरिडिक्शन। रिट के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका है, रिट फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में है। आर्टिकल 32 जो है फंडामेंटल राइट का, वो ये कहता है कि भारत में अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकता है,
और उसके लिए जिस आदेश जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के द्वारा दिया जाता है उसको रिट कहा जाता है। रिट 5 प्रकार के होते हैं जिनकी विस्तृत चर्चा हमने अलग से वीडियो में की हुई है, आप उस वीडियो को एक बार देखें। 5 प्रकार के जो रिट हैं उनको जरूर याद कर लें, एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिट इशू करने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को है, जिसे हम रिट ज्यूरिडिक्शन के नाम से जानते हैं। अगला है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, सलाहकारी न्यायाधिकार। सलाहकारी न्यायाधिकार कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति के मांगने पर राष्ट्रपति को सलाह देने का अधिकार होता है। ये अलग बात है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की सलाह को माने या न माने, ये उनकी उनका जो स्टैंड है उस पर डिपेंड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है जब राष्ट्रपति ऐसा करने को कहें तब। अगला और छठा पॉइंट जो है वो है पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। न्यायिक समीक्षा का तात्पर्य है कि अगर भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी अधिनियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है और वह कानून संविधान के किसी हिस्से का उल्लंघन करता है या अतिक्रमण करता है, या सरकार द्वारा कोई ऑर्डर इशू किया गया है, कार्यपालिका आदेश इशू किया गया है जिससे संविधान के किसी हिस्से का अतिक्रमण होता है, तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय उस अधिनियम की या उस आदेश की जांच करके जिस हद तक अतिक्रमण हो रहा है उस हद तक के हिस्से को रद्द घोषित कर सकती है। कहने का तात्पर्य दूसरे शब्दों में यह है कि सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के द्वारा बनाए गए कानूनों, अधिनियमों और दिए गए आदेशों को रिव्यू करने, समीक्षा करने का अधिकार है, और अगर उसमें कोई खामी या कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको रद्द करने का अधिकार भी है, जिसे हम पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब हमारे सामने है हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। तो जैसा कि अभी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है उसके बारे में हमने देखा, स्थापना के बाद उसमें अपॉइंटमेंट के बारे में देखा, स्ट्रेंथ कितना है वो देखा, रिमूवल कैसे होगा वो देखा है, तो उनकी सैलरी कितनी है, टेन्योर कितना है, उनके ज्यूरिडिक्शन एरियाज क्या क्या हैं। उसी प्रकार से हाई कोर्ट के बारे में भी हमें यहाँ चर्चा करनी है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं, द हाई कोर्ट ऑफ इंडिया ऑपरेट्स बिलो द सुप्रीम कोर्ट। इट इज द टॉप पोजीशन इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। राज्य स्तरीय न्यायपालिका में उच्च न्यायालय का या हाई कोर्ट का सर्वोच्च स्थान है। पहली बार भारत में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1866 में हुई, और कहां हुई? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। फिर से सुन ले, भारत में पहली बार उच्च न्यायालयों की स्थापना कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 1866 ईस्वी में हुई थी। इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में, देयर इज अ प्रोविजन फॉर द हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, बट बाय 7th अमेंडमेंट, 7वें संशोधन 1956 के द्वारा, वन और मोर स्टेट कैन हैव कॉमन हाई कोर्ट। बहुत जरूरी है याद रखना, जरूर याद रखें कि 7वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान है कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। अब हम देखते हैं कंपोजिशन के बारे में, इसकी संरचना के बारे में। अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेज होते हैं। उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश होते हैं। इनकी संख्या कितनी होगी यह कुछ भी फिक्स नहीं है। फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि अलग अलग राज्यों के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग है। अगर हम सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो आपके न्यायाधीश हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में है, और सबसे कम मेघालय हाई कोर्ट में है। प्रेसिडेंट डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम अपॉइंटमेंट के बारे में चर्चा करने वाले हैं, नियुक्ति के बारे में। द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट इज डन बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विथ चीफ जस्टिस एंड कंसर्न स्टेट गवर्नर बाय कॉलेजियम सिस्टम। यहाँ भी कॉलेजियम सिस्टम ही अप्लाई होता है। उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा ही की जाती है, परंतु जिस राज्य में वह उच्च न्यायालय है उस राज्य के राज्यपाल की भी सलाह मांगी जाती है, उनकी भी सलाह ली जाती है, और भारत के चीफ जस्टिस जो है उनकी भी राय मांगी जाती है, और उस अनुसार फिर अपॉइंटमेंट किया जाता है। सैलरी क्या है? द न्यू सैलरी ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट विल नाउ बी 2.5 लाख पर मंथ एंड फॉर अदर जजेस 2.25 लाख पर मंथ।
सैलरी के बारे में जरूर याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सैलरी 2,80,000 और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की सैलरी 2,50,000। उसी प्रकार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की जो सैलरी है वो 2,50,000 है, अन्य न्यायाधीशों की जो सैलरी है वो 2,25,000। कार्यकाल के बारे में देखते हैं, टेन्योर। A judge of high court holds the office until he completes the age of 62 years। जैसा कि हमने देखा था, सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम उम्र 65 वर्ष होनी चाहिए, उसके बाद रिटायर हो जाते हैं लोग, जबकि उच्च न्यायालय में रिटायरमेंट की जो एज है वो मैक्सिमम 62 ईयर्स है, 62 वर्ष। कोई भी न्यायाधीश स्वलिखित रूप से राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भी सौंप सकता है, रिजाइन दे सकता है। इसके अलावा the removal of the judges of high court is done by an order of the president after an address by parliament has been presented to him। वही बात है कि उच्च न्यायालय के जो जज हैं उनको भी हटाने के लिए संसद से ऑर्डर पास, संसद से अप्रूव करवा करके राष्ट्रपति से फिर अप्रूव करवाना होता है, जिस पूरी प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट इज फॉलोड बाय रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जज इज सेम एज सुप्रीम कोर्ट। वही बात है। अब नोट है, क्या है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ हाई कोर्ट एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। प्रेसिडेंट किसी उच्च न्यायालय के जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश उसी उच्च न्यायालय का या किसी दूसरे उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भी नियुक्त कर सकते हैं। ही कैन अपॉइंट एडिशनल जज फॉर टेम्पररी पीरियड। कुछ खास वक्त के लिए जब वर्कलोड ज्यादा हो तो राष्ट्रपति एडिशनल जज, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति भी कर सकते हैं। और रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट कैन एक्ट एज अ जज ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। किसी भी उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त कोई न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय में किसी खास वक्त के लिए एडिशनल जज के रूप में काम कर सकता है। अ हाई कोर्ट कैन पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। उच्च न्यायालय के पास भी अपनी अवहेलना के लिए किसी को भी दंडित करने का अधिकार है। आगे देखते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। ज्यूरिडिक्शन में क्या है, सेम चीजें हैं, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, रिट संबंधी अधिकार, रिट ज्यूरिडिक्शन और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये ऊपर आ गया है, कोई बात नहीं, आप हम लोग अभी इसके ज्यूरिडिक्शन देख रहे हैं। अब है हाई कोर्ट का मूल न्यायाधिकार क्या है। जैसा कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के केस में बात की कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल न्यायाधिकार है भारत के अंदर दो सरकारों के बीच के विवाद को सुलझाना। उसी प्रकार से उच्च न्यायालय का मूल न्यायाधिकार है मैरिज, है ना, डिवोर्स और कंपनी इश्यूज, विवाह और मतलब शादी विवाह, तलाक और कंपनी मामलों से संबंधित जो भी केसेस हैं उनको देखना हाई कोर्ट का मूल न्यायाधिकार है। फिर से बोल दे रहा हूं, शादी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, सक्सेशन, उत्तराधिकार और कंपनी इश्यूज, इनसे संबंधित मामलों को देखना हाई कोर्ट का मूल न्यायाधिकार है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर से सुन लीजिए। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का तात्पर्य है सभी जजमेंट्स को संभाल करके रिकॉर्ड करके रखा जाता है ताकि उसके अधीनस्थ न्यायालयों में वो गाइडलाइन के रूप में काम कर सके और अपने अवहेलना के आधार पर उच्च न्यायालय को सजा देने का अधिकार भी है। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन बता चुका हूं कि अपील करते करते कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। रिट ज्यूरिडिक्शन भी बता दिया है। आर्टिकल 226 जरूर याद रखिएगा। आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट को भी रिट इशू करने का अधिकार है जो 5 प्रकार के होते हैं। आपको ऐसे याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 32 जो है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती है, जबकि आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट इशू कर सकती है। और हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का अधिकार होता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब न्यायिक समीक्षा, जो मैं बता चुका हूं। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों, अधिनियमों को रिव्यू करने का और अगर उसमें गलती पाई जाती है तो उसे रिजेक्ट करने का अधिकार ही है। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय। भारत में सर्वोच्च न्यायालय से नीचे हाई कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स से नीचे जो हैं उनको हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय के नाम से जानते हैं। द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर सबऑर्डिनेट टू स्टेट हाई कोर्ट। These courts functions under high court
districts and other lower level। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स या अधीनस्थ न्यायालय जो है वो जिला स्तर पर या उससे नीचे के स्तर पर कार्य करते हैं। कई लोग पूछते हैं सर सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या अंतर है? तो सबऑर्डिनेट कोर्ट का तात्पर्य है कि जिला स्तर पर जो न्यायालय हैं और जिला स्तर से निचले स्तर पर जो भी न्यायालय हैं सबको कलेक्टिवली रूप से हम सबऑर्डिनेट कोर्ट के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं और अनुच्छेद देख लेते हैं। आर्टिकल 233 से 237 के बीच संविधान में सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में उल्लेख किया गया है, जो भाग 6 संविधान के भाग 6 का हिस्सा है। स्ट्रक्चर क्या है? सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे है, सबऑर्डिनेट कोर्ट के दो साइड्स हो गए, एक सिविल साइड और एक आपका क्रिमिनल साइड। सिविल साइड मतलब के जो दीवानी मामले हैं और क्रिमिनल साइड मतलब फौजदारी मामले हैं। सिविल साइड में देखें तो सबऑर्डिनेट जज का अदालत है, फिर मुंसिफ का अदालत है, और क्रिमिनल कोर्ट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अदालत होते हैं। इनकी पावर्स क्या क्या है देखते हैं। द डिस्ट्रिक्ट जज, जिला न्यायाधीश, इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ही हैज ओरिजिनल एंड अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, उसके पास मूल न्यायाधिकार है और अपील का न्यायाधिकार है। इन बोथ केसेस कौन कौन है? सिविल केसेस में और क्रिमिनल केसेस में। ही पोजेसेस ऑल सुपरविजरी पावर्स ओवर द ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये हुआ कि जिले के सभी अन्य जो न्यायालय हैं उनके निरीक्षण और अधीक्षण का अधिकार डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट जज को है। अब इसी में एक और चीज है, सेशन जज। सेशन जज क्या है? तो सेशन जज हैज द पावर टू इम्पोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड कैपिटल पनिशमेंट। याद रखना है इसको, सत्र न्यायाधीश इसको हम लोग कहते हैं हिंदी में। सेशन जज को सत्र न्यायाधीश कहा जाता है। सत्र न्यायाधीश को गंभीर अपराधों के लिए आजीवन कारावास तथा मृत्यु दंड देने का भी अधिकार है। सेशन जज जो है, अगर पूछ लिया जाए कि जिला स्तर पर मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा देने का अधिकार किसे है, तो क्या कहेंगे? सेशन जज को होता है, सत्र न्यायाधीश को होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ वेरियस जजेस, 3 प्रकार के जज जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल और उसके नीचे हैं। कौन कौन है? एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं, अदर जजेस हैं, है ना, 2 प्रकार हो गए। बाय द गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट जज जो हैं, जिला न्यायाधीश जो हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट विथ कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय की सलाह से जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है। अदर जजेस जो हैं बाय द गवर्नर, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा होती है, परंतु उसके लिए कंपटीशन एग्जाम होता है जिसमें राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। जुडिशियल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें जो लोग compete करते हैं वो अदर जजेस, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अदर जजेस बनते हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उसकी नियुक्ति हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से की जाती है। इसी चैप्टर से संबंधित एक और चीज है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। हिंदी में इसे हम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के नाम से जानते हैं। इसके लिए संविधान में जो अनुच्छेद है वो है आर्टिकल 323। आर्टिकल 323 डील्स विथ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, प्रशासनिक न्यायाधिकरण। इसके बारे में देखते हैं। These are set up to settle disputes related to recruitments in public services। लोक सेवाओं में जो नियुक्तियां होती हैं और उनसे संबंधित अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवाद है, तो उसका निपटारा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। पार्लियामेंट हैज पावर टू सेटल द डिस्प्यूट्स। ठीक है, संसद के पास भी शक्ति है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट जिसको कहा जाता है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी इसे हम लोग कहते हैं। फॉर द सेंटर एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल फॉर स्टेट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड। केंद्र सरकार की नौकरियों में जो भी डिस्प्यूट है उसके लिए कैट, और स्टेट लेवल पर जो भी नियुक्तियां होती हैं उसमें अगर गड़बड़ी हुई तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उसके लिए बनाया गया है। इनके सैलरीज और अलाउंसेस की अगर बात की जाए तो द सैलरी इज डिटरमाइंड by the government of India. At the same time, statutory allowances, free accommodation and various other facilities have been also provided to them. आगे अगर बात की जाए तो लोक अदालत है। अब पूरा हमने न्यायपालिका का स्ट्रक्चर डिस्कस किया है अभी तक। सुप्रीम कोर्ट के बारे में डिस्कस किया है, हाई कोर्ट के बारे में डिस्कस किया, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में डिस्कस किया,
सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है उनके बारे में डिस्कस किया, और अब हम पहुंचे हैं लोक अदालतों के बारे में डिस्कस करने के लिए। लोक अदालत, नाम से ही जैसे लगता है कि यह जनता का अदालत है, पीपल्स कोर्ट कहा जाता है इसको, जनता का अदालत। established by the government of India to settle the government of India and state government to settle the dispute through conciliation and compromise। हमेशा याद रखिएगा कि लोक अदालतों में मामलों का निपटारा सुलह एवं समझौते के आधार पर किया जाता है। उस पर ज्यादा फोकस्ड होता है कि सुलह करवा दिया जाए दोनों पक्षों के बीच और समझौता करवा दिया जाए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है कि द फर्स्ट लोक अदालत वाज हेल्ड इन चेन्नई इन 1986। पहली लोक अदालत जो है वो चेन्नई में स्थापित हुई थी 1986 में। इट इज प्रिसाइडेड बाय सिटिंग और रिटायर्ड जज, रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर एज चेयरमैन एंड 2 अदर मेंबर्स। लोक अदालत में या तो कोई सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायिक अधिकारी होता है, जुडिशियल ऑफिसर होता है, और उसकी सहायता के लिए 2 अन्य सदस्य होते हैं, मतलब कुल 3 लोग होते हैं इसमें। देयर इज नो कोर्ट फी, कोई इसमें फी चार्ज आपको नहीं लगता है। द डिसीजन ऑफ लोक अदालत इज बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। बहुत महत्वपूर्ण बात है, लोक अदालत के फैसलों को मानने की बाध्यता दोनों पक्षों पर बराबर बराबर होती है, और इसके फैसले के विरुद्ध देश के किसी भी अदालत में जाकर के अपील नहीं की जा सकती है। लोक अदालत इसलिए महत्वपूर्ण है। कई बार आप अपने आसपास के क्षेत्रों में या अपने डिस्ट्रिक्ट में अखबारों में पढ़ते होंगे कि आज यहाँ पर लोक अदालत लगने वाली है। लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य ही है कि छोटे छोटे जो मामले हैं उनको सुलह और समझौते के आधार पर उनका निपटारा करा करके खत्म कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज के इस क्लास में हमने जो कंटेंट डिस्कस किया है उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, लोक अदालत, इन सबों के बारे में डिस्कस किया है हमने। मैंने आज के क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये वॉल्यूम 1 है, जुडिशरी इन इंडिया का वॉल्यूम 1 है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल बातें जो हैं या संरचनात्मक बातें जो हैं अदालतों से संबंधित, उस पर हमने आज डिस्कस किया है। इसी चैप्टर का वॉल्यूम 2 इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में आपको मिलेगा, और उसमें हम लोग इन सबों से जुड़े फैक्ट्स की बात करने वाले हैं। फैक्ट्स में क्या क्या रहेगा, आर्टिकल्स, कौन से आर्टिकल में क्या है ये रहेगा, मोबाइल कोर्ट आजकल चलन में है इनका रहेगा, भारत में अन्य और जितने प्रकार के अदालत हैं, न्यायालय हैं, जैसे फैमिली कोर्ट होता है, कंज्यूमर कोर्ट है, इन सब के बारे में हम अगले वॉल्यूम 2 में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वॉल्यूम को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद वॉल्यूम 2 को जरूर देखें, जिससे कि जुडिशरी इन इंडिया जो टॉपिक है ये पूर्णतः कंप्लीट हो जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे फेसबुक और टेलीग्राम पर भी जरूर जुड़ें, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें और आपकी पढ़ाई जारी रहे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।